फिलोसफी से रिलेटेड कुछ है जो कि सन को राहु खा लेता है एंड फिर राहु का गला काटा हुआ है तो सन निकल जाता है. तो दिस इज द फेनोमेना ऑफ सोलर इक्लिप्स. तब के टाइम पे जब हमारे पास इनफ क्वांटिटेटिव डेटा नहीं था. क्वांटिटेटिव डेटा इसमें क्या है, राहु को कितना टाइम लगता खाने में, गले में कहाँ होके सन जाता, ये सब अगर पूछने लग जाए तो फिर देन यू आर आस्किंग क्वेश्चंस इन एन क्वांटिटेटिव मैनर. पर न्यूटन वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन कैसे गिरती है, कितनी एक्सेलरेशन से गिरती है, यहाँ से गिरेगी कब गिरेगी, वहां से गिरेगी कब गिरेगी. So the question how and why. The question how and why, कैसे गिरती है और क्यों गिरती है. ऐसा टाइम डायलेशन कुछ होता है, टाइम स्लो हो जाती है, कुछ होता है. ये सुन के कितनी वियर्ड लग रही है कि यार ये क्या हो रहा है. आइंस्टाइन ने देखा कि तो बेसिकली मैक्सवेल से उन्होंने ये लिया. हाँ बिल्कुल, मैक्सवेल से उन्होंने ये लिया. इमोशंस का हैमिल्टोनियन इजी नहीं है. हाँ. मेरा फेस देखो, अब बताओ मैं गुस्से में हूँ, खुश हूँ, दुखी हूँ, क्या है हैमिल्टोनियन क्या है इसका हैमिल्टोनियन क्या, थ्योरी लिखो ना. हाँ. इतने चौड़े होंगे, वो गाल ये होगी, तो सबके लिए, हर इंसान के लिए अलग अलग लिखनी पड़ेगी. लेकिन जब कोई इंसान मुझे देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुम देख रहे हो, पता चल रहा है ना कि मैं खुश हूँ, हंस रहा हूँ, दुखी हूँ, क्या है दिख रहा है ना. हाउ डू क्वांटिफाई लक, हाउ डू क्वांटिफाई रैंडम सोसाइटल चीजें. भाई बहुत वेरिएबल्स होती हैं. किससे शादी होगी, कितने सारे लोग हैं आज के 800 करोड़ लोग हैं यार. समझ रहे हो, ऐसी सी चीज है. आपका टाइम खराब चल रहा है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, थोड़ा देख के चलना यार. एक्सीडेंट कितने का रोड में हर एक पॉइंट पे एक्सीडेंट हो सकती है. हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन अ न्यू वीडियो. तो आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करने वाले हैं. नॉर्मली आज मैंने सोचा है कि एक पॉडकास्ट टाइप का शो शुरू करते हैं, द IITian टॉक्स. तो देखते हैं कैसा वर्कआउट करता है. तो प्रॉपर रैंडम टॉक होने वाला है. एंड आज हमारे साथ है रिंकेश पानीग्राही. हेलो एवरीवन. सो रिंकेश एक रिसर्च स्कॉलर हैं IIT मंडी में इन अ थ्योरेटिकल फिजिक्स. सो बेसिकली इनका वर्क है होलोग्राफी पे एंड क्वांटम ग्रेविटी और ब्लैक होल फिजिक्स पर. सो रिंकेश, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप थ्योरेटिकल फिजिक्स को क्या समझते हो? क्या समझते हो? ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा और प्रिसाइज कर सकते हैं. थ्योरेटिकल फिजिक्स वैसे तो एंड अगर मुझे कोई 6th क्लास का स्टूडेंट पूछे ओके कि भैया बताओ आप क्या कर रहे हो, तो फिजिक्स तो वो समझ जाएगा क्योंकि हम लोग के करिकुलम में ही आ जाती है अबाउट 6th स्टैंडर्ड में. बट व्हाट इज थियोरेटिकल फिजिक्स, अगर हम उस सेंस में जाएं देन इट्स, पहले हम लोग 2 डिवीजन करते हैं. ओके. एक हो गया थियोरेटिकल फिजिक्स, एक हो गया एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स. ओके. सो हम लोग यूनिवर्स को, फिजिक्स का पूरा मोटो रहता है यूनिवर्स को देखो, स्टडी करो, सीखो और प्रेडिक्ट करो. तो जो फर्स्ट स्टेप होती है, जो देखना इन द सेंस कि क्वांटिटेटिवली देखना कि पोजीशन, मोमेंटम, जो मेजरमेंट्स होती है वो देखना ही होता है बस क्वांटिटेटिवली. ओके. ठीक है. तो जो क्वांटिटेटिवली देखना हो गया, ये एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग करते हैं. ओके. पूरा नंबर्स आते हैं हम लोग के पास, जो भी क्वांटिटी हम लोग देखना Okay. चाहते हैं. ये जो फिजिसिस्ट करते हैं, इसमें भी फिजिक्स एंड फिजिक्स के रूल्स लगते हैं, समझ होनी चाहिए, सब कुछ चाहिए. तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स. ओके. देन क्या है कि वंस यू हैव मेनली एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स इज डीलिंग विद डेटा. हाँ, इज डीलिंग विद डेटा और रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स करके. ओके. देन थियोरेटिकल वाले क्या कर रहे हैं? सो व्हाट थियोरेटिकल पीपल डू इज देयर एंटायर गोल इज इस चीज को, इस डेटा को एक्सप्लेन करना है. अब डेटा तो है, अब बॉल मैंने फेंक दी, बॉल ऐसे गई पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी में, ये मैंने देखा. तो लेकिन इससे क्या, जब तक अगर मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ उस चीज को, उस फेनोमेना को, और मैं इससे प्रेडिक्ट कर पाऊँ कि आगे अगर तुम बॉल फेंक रहे हो सर्टेन वेलोसिटी, सर्टेन एंगल से, वो कहाँ लैंड करेगी, क्या कैसे जाएगी, कितना ऊपर जाएगी, कितना दूर जाएगी वगैरह, देन इट्स मीनिंगफुल. ओके. तो जो सेकंड स्टेप है, जो बेसिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग है, वो मोस्टली थियोरेटिकल फिजिक्स वाले करते हैं. बट आजकल के पूरे इस सिस्टम में देयर इज वन मोर टर्म जो आई थिंक अबाउट 12th स्टैंडर्ड्स तक बच्चों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, या फिर जो एंट्री कर रहे हैं, अभी बैचलर्स वगैरह घुस रहे हैं, देयर इज अ थिंग कॉल्ड फेनोमेनोलॉजी. अभी 3
पार्टीशन में फिजिक्स को लोग यूजुअली देखते हैं, थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड फेनोमेनोलॉजी। ओके। तो फेनोमेनोलॉजी ऐसा होता है कि फेनोमेनोलॉजी का मीनिंग होता है कि एक्सप्लेनिंग ए फेनोमेना, फिजिक्स दैट डील्स विद एक्सप्लेनिंग ए फेनोमेना। तो वो एक्सप्लेनिंग, वो भी वही एक्सप्लेन वाला पार्ट करते हैं जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट करते हैं। ओके, सो ये फेनोमेना में क्या मतलब मेनली फेनोमेनास में देखो, इजी फेनोमेना में हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि पानी का फ्रीज होना, बॉल का गिरना वगैरह, मतलब हमारी डे टू डे ऑब्जर्वेशंस में। ओके। और अगर तुम ये बोल सकते हो कि हम लोग को तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन डे टू डे ऑब्जर्वेशंस का, बॉल गिर रहा है ग्रेविटी की वजह से, पानी फ्रीज हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, पता है हम लोग को। तो ऐसे क्या फेनोमेना जो हम लोग डे टू डे में नहीं ऑब्जर्व करते। कुछ फेनोमेना है जो डे टू डे में नहीं करते लेकिन साल में एक आध बार तो हो जाता है, रेनबो का दिखना, ठीक है, या फिर कहीं पे स्टॉर्म आ गई, कुछ हो गया, या फिर एक्लिप्सेस देखना। एक्लिप्सेस भी एक फेनोमेना है, राइट? तो या फिर मून साइकिल्स हो गए, फुल मून, न्यू मून, ये सब चीज़ें, ये सब फेनोमेना को एक्सप्लेन करना, दीज आर फेनोमेना जिनको एक्सप्लेन करना को फेनोमेनोलॉजी कहेंगे उस हिसाब से। सो थ्योरेटिकल फिजिक्स में आप मेनली डेटा की एनालिसिस कर रहे हो इन अ पर्टिकुलर सेंस। इन ए सेंस कि इस सेंस में जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दी उसमें फेनोमेनोलॉजी और थ्योरेटिकल को सेम पकड़ेंगे। ओके। द डिफरेंस इज फेनोमेनोलॉजी वाले डायरेक्ट फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, थ्योरेटिकल वाले ये एक्सप्लेन करने के तरीके के टूल्स बनाते हैं। बेसिकली हम लोग एक बॉल फेंकते हैं और हम लोग थ्योरी बनाते हैं। तो किसी ने पूरे एक सैंड थी, बहुत सारे बॉल्स फेंक दिए, या फिर बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें फेनोमेनोलॉजी वाले करते हैं, वो डायरेक्टली डील करते हैं, हम लोग उनके लिए टूल्स बनाते हैं इन ए सेंस की मेनली मॉडल्स क्रिएट करते हो। मेनली मॉडल्स क्रिएट करते हैं। आपकी ये फिनोमेना को हमारी ये मॉडल्स एक्सप्लेन करती है। एग्जैक्टली। ओके, सो लाइक इसका प्रॉपर रोड मैप क्या होगा? ओके, तो साइंस का रोड मैप एज इन ना कि व्हाट, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने, चलो सबसे बेसिक वाला एग्जांपल उठाते हैं एक्लिप्स का। ओके। मान लो हम लोग आज नहीं है, 2025 में नहीं है, 1000 साल पहले है, या फिर 2000 साल पहले है, कुछ साइंस नामो निशान, कुछ खास पता नहीं है, जो है कॉमन सेंस है। ओके। अब हर साल हम लोग सोलर इक्लिप्स एक बार देख रहे हैं, बिल्कुल, और फिर किसी को कुछ नहीं समझ आ रही, सिविलाइजेशंस डर रहे हैं, किसी को लग रहा है कुछ हो रहा है, दुनिया तबाह होने वाली है, कुछ हो रहा है, हर साल हो रही है, कुछ तो अनयूजुअल है। अब मैं आके एक स्टोरी बताऊंगा जो इंडिया में ही चली थी, हिंदू फिलोसफी से रिलेटेड कुछ है, कि सन को राहु खा लेता है एंड फिर राहु का गला काटा हुआ है तो सन निकल जाता है। तो दिस इज द फेनोमेना ऑफ सोलर इक्लिप्स। ओके। तब के टाइम पे जब हमारे पास इनफ क्वांटिटेटिव डेटा नहीं था, क्वांटिटेटिव डेटा इसमें क्या है, राहु को कितना टाइम लगता खाने में, गले में कहाँ होके सन जाता, ये सब अगर पूछने लग जाए तो फिर देन यू आर आस्किंग क्वेश्चंस इन एन क्वांटिटेटिव मैनर। ओके। सो अगर आप आगे बोलोगे कि राहु खा गया है, दिस इज व्हाई सोलर इक्लिप्स है, और कोई दूसरा बंदा आके कोई दूसरे एग्जांपल देगा, तीसरा बंदा आके बोलेगा नहीं मून की शैडो है, कोई और आके कुछ और बोलेगा, हाउ डू यू से a certain statement is scientific or not? तो what makes a process scientific? तो साइंस का एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस। ओके। प्रॉपर मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस में मैं एग्जैक्ट डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मतलब लेमन टर्म्स में। हाँ, लेमन टर्म्स में ऐसा होता है कि साइंस कहने का मतलब है कि अगर मैंने कोई स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट कोई भी कहीं भी गिवन जिस कंडीशंस को मैंने एज्यूम करके स्टेटमेंट दी थी, सेम कंडीशंस को वो भी एज्यूम करेगा, तो वो स्टेटमेंट में मैंने जो कंक्लूजन रिजल्ट दी थी वो भी सेम कंक्लूजन रिजल्ट रीच करेगा। ओनली देन दिस इज साइंटिफिक। सपोज मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि आप बॉल को ऐसे छोड़ोगे तो गिरेगा, अब ये मैं आज करूँ, ये मैं कल करूँ, अगले महीने करूँ, अगले साल करूँ, मैं यहाँ पे करूँ, ऑस्ट्रेलिया में करूँ, यूएस में करूँ, हर जगह बात बराबर है ना, ऑन अर्थ। हाँ। बस कंडीशंस क्या है कि ऑन अर्थ होना चाहिए। हाँ। तो इस हिसाब से ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन देन साइंटिफिक में इसमें एक दिक्कत ये है कि मैंने बस एक फैक्ट बताया, तो दिस इज हाउ डज दिस मेक दिस स्टेटमेंट साइंटिफिक?
तो प्रॉपर साइंस में एक और चीज होती है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये तो फैक्ट हो गई, नाउ एक्सप्लेन दिस फैक्ट। तो एक्सप्लेन दिस फैक्ट में मैं बोल रहा हूँ न्यूटन जैसे कि ग्रेविटी अर्थ की बॉल को नीचे, सो बेसिकली इस फैक्ट का हमको ऑब्जर्वेशन करना है, राइट? हाँ, तो मैंने इस फैक्ट की एक्सप्लेनेशन दी, अब इस एक्सप्लेनेशन को वेरीफाई करना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेविटी की वजह से बॉल गिरा, तो अब इंडिया में इंडिया की तरफ गिर रहा है, ठीक है, इंडिया यहाँ पे ऐसे गिर रहा है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बॉल ऐसे गिर रहा है, डायरेक्शन तो अलग है ना। तो अगर हम लोग को लाइक अब ये मान ले कि एक्सपेरिमेंटली अब जानने की जरूरत नहीं है, मतलब ये मान ही लेते हैं कि अर्थ गोल है, ओके वैसे तो गोल है, लेकिन फिर अगर कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ मांगे तो वो भी दिया जा सकता है, लेकिन ठीक है अभी मान लेता है अर्थ गोल है, और यहाँ पे मैंने बॉल फेंका वो अर्थ की तरफ गया, यहाँ पे बॉल फेंका वो भी अर्थ की तरफ गया, देन जो एक्सप्लेनेशन थी सेंटर की तरफ, जो एक्सप्लेनेशन थी वो सही है। अब कोई ये नहीं बोल सकता सब चीज ऐसे गिरती है, क्योंकि ये डायरेक्शन यहाँ और ऑस्ट्रेलिया में सेम नहीं है, बिल्कुल, लेकिन अब सब चीज ये ट्रू है कि अर्थ की तरफ गिरती है, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो फिर न्यूटन की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल होल्ड करती है, और फिर ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मैंने बताया, ये होगी मेरी साइंस की सेकंड स्टेप। जो थर्ड स्टेप होता है वो है इस एक्सप्लेनेशन को वेरीफाई करना। ओके, अगर ये वेरीफाई हो रही है, और ये वेरिफिकेशन कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है गिवन द पैरामीटर्स, ओके, तो ये ट्रू आनी चाहिए, देन दिस एंटायर थिंग इज द एंटायर स्टेटमेंट इज साइंटिफिक। ओके, दिस एंटायर स्टेटमेंट जो ये सारे प्रोसेसेस को पास कर सकती है उसको साइंटिफिक बोलेंगे। अब कोरिलेशन का कोई भी निकाल सकता है, हाँ, रिप्रोडक्टिव मतलब वो स्टेटमेंट रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं स्टेटमेंट दे सकते हो कि मेरे रहने से ये हो जाएगा, नहीं, कि कोई भी कर पाना चाहिए अंडर द सेम कंडीशंस मीट करके, स्पेशलाइज सिस्टम नहीं। जैसे एक कोरिलेशन का एग्जांपल देता हूँ जो साइंटिफिक नहीं है, जैसे एस्ट्रोलॉजी, देयर आर कोरिलेशंस की सर्टेन चीजें सर्टेन चीजों के साथ। अब हो सकती है कोरिलेशन ट्रू है, मैं मेरे पास कोई डायरेक्ट वो नहीं है कि मैं प्रूफ कर दूं कि नहीं है पूरी गलत है, हो सकती है ट्रू है, बट इसको साइंटिफिक इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि देयर एग्जिस्ट नो मैकेनिज्म, या फिर मुझे नहीं पता, अगर साइंटिफिक है तो किसी को पता होगा तो अलग बात है, जहाँ तक जब तक मुझे पता है साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट नो मैकेनिज्म जिसमें आपकी राशि वगैरह कैसे आपको अफेक्ट करती है ये पता चले और उस मैकेनिज्म को हम लोग वेरीफाई कर पाए। सो दिस इज नॉट ए थ्योरी व्हिच इज वेरीफाइबल। सो इफ ए थ्योरी इज नॉट वेरीफाइबल वो साइंटिफिक नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड वो वेरीफाइबल थ्योरी नहीं है, इट्स नॉट वेरीफाइबल। गॉड हम लोगों ने मान लिया कि एक्सियम हो गया, एजम्पशन हो गई, और ये वेरीफाइबल नहीं है, तो ये साइंटिफिक नहीं बोलेंगे। दिस इज व्हाई दीज आर नॉट साइंटिफिक, बट नॉट टू से कि दीज आर नॉट ट्रू, अब वो पता नहीं ना सब चीजें, तो इस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि दिस इज व्हाट मेक्स ए स्टेटमेंट साइंटिफिक। ओके, सो लाइक पहले भी एक स्टोरी आई रिमेम्बर, लाइक जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था, हाँ, ओके, सो वो एक अलग रेवोल्यूशन हो गया था उस टाइम पर, हाँ, कि यार एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही होते हैं, हाँ, पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, हम कई सुनी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, हाँ, हम खुद करके एक्सपेरिमेंट देखेंगे, हाँ, एंड इसी प्रोसेस के दौरान हमारा प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। हाँ, सो लाइक रिप्रोडक्शन का एक बहुत, हाँ, ये बोल सकते रिप्रोडक्शन का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि व्हेन यू लाइक अभी जैसे हम भी जो रिसर्च कर रहे हैं, सो फर्स्ट थिंग अवर गाइड डू कि इस पेपर को रिप्रोड्यूस करो, हाँ, इस पेपर को रिप्रोड्यूस, एग्जैक्टली, सो देन यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म्स, और फिर जब मैकेनिज्म्स ही समझ रहे हैं तो काफी डिटेल में जा रहे हैं कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है। अब जैसे ग्रेविटी का एग्जांपल है, ओके, तो 1000 साल 2000 साल पहले ऐसा हुआ होगा कि मान लो कोई फैमिली है, आपको जाना है उस साइड, पहाड़ है, अब वो फैमिली का जो मम्मी या पापा होंगे, बच्चे की बच्चा जा रहा है, वो बोलेंगे ना बेटा गिर जाएगा, देख के जाना, बिल्कुल, तो उनको गिरने का कॉन्सेप्ट तो पता है, तो फिर न्यूटन को क्यों क्रेडिट मिलती है ग्रेविटी के लिए? न्यूटन तो 200-300 साल पहले बनाया, 1600 समथिंग ना, 300 समथिंग ईयर्स हो गए, जबकि वो तो 2000 साल पहले की बात करो ना। तो गिरने की कॉन्सेप्ट सबको पता है, दिस इज अ फैक्ट जो हम लोग देख रहे हैं, फैक्ट इन द सेंस कि दिस इज अ थिंग दैट इज रिपीटेबल और काफी बार रिपीट हो रही, तो हम लोग इसको फैक्ट मान लिया। पर न्यूटन वाज द फर्स्ट टू
टू एक्सप्लेन कैसे गिरती है, कितनी एक्सेलरेशन से गिरती है, यहाँ से गिरेगी कब गिरेगी, वहां से गिरेगी कब गिरेगी. So the question how and why. The question how and why, कैसे गिरती है और क्यों गिरती है, क्यों ग्रेविटी के वो अर्थ के अट्रैक्शन से एक्सप्लेन किया और कैसे भी एक्सप्लेन किया. अब कोई ये भी पूछ सकता है ग्रेविटी क्यों एग्जिस्ट करती है, ठीक है वो क्यों नहीं पता, बट टिल दिस पॉइंट हम लोग को कैसे वाला मैकेनिज्म पता है. दिस कैसे इज वेरीफाइबल. दूसरा बंदा जाके कैलकुलेट करे कि मैं 10 मीटर के हाइट से बॉल ड्रॉप करूं और न्यूटन की इक्वेशन लगाए और उसकी फाइनल बॉल की वेलोसिटी जितनी मिली वो उतनी ही मिलेगी जितना कैलकुलेशन से आ रहा है. सिंस दिस इज वेरीफाइबल, न्यूटन स्टेटमेंट वाज साइंटिफिक एंड न्यूटन वाज गिवन द क्रेडिट फॉर ग्रेविटी. गिरने का कॉन्सेप्ट सबको पता थी, लेकिन कैसे गिर रही है और क्यों गिर रही है ये पहला था न्यूटन जिसने एक्सप्लेन किया था. सो दिस इज व्हाई न्यूटन गेट्स द ये. बट हम लोग इससे पहले जैसे साइंटिफिक प्रोसेस का बात की है, तो इस पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. हम लोग डेटा को एक्सप्लेन करते हैं. थ्योरी में प्रोसेस होता है एक्सप्लेन करने का, यू एज्यूम सर्टेन थिंग्स और फिर लॉजिक को फॉलो करते हैं कि अगर 1 + 1 2 है तो 2 + 1 3 बनेगा. बेसिकली मैथमेटिक्स में इसको एक्सियम्स बोलते हैं. हाँ, जो एजम्पशंस होते हैं कोई भी थ्योरी के उनको बोलते हैं एक्सियम्स. जैसे ये एक एजम्पशन है कि फिजिक्स शुड बी सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, इन एवरी डायरेक्शन एट ऑल टाइम्स मोर और लेस. टाइम वाले को इग्नोर करके इस एजम्पशन को बोलते हैं होमोजेनिटी एंड आइसोट्रोपी. कॉस्मोलॉजी का द फंडामेंटल स्टेटमेंट. तो कॉस्मोलॉजी में एक एजम्पशन होती कि पूरा यूनिवर्स सेम जैसा दिखता है तो हर जगह सेम ही बात होनी चाहिए, फिजिक्स हर जगह सेम बिहेव करनी चाहिए, होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक. तो ये लेकिन हम लोग को सही में पता है क्या, हम लोग ने जाके देखा है क्या उधर? नहीं, हम तो सारी कैलकुलेशन अर्थ पर कर रहे हैं. हाँ, तो बेसिकली व्हाट वी अल्टीमेटली डू इस डेटा है, एजम्पशंस लिए, मॉडल बनाए और इस डेटा को फिर मैच करके देख रहे कि हमारा जो पूरा ये प्रोसेस की है वो सही था गलत था. इससे क्या और सही और गलत बनेगा, क्योंकि बाकी जो प्रोसेस है वो तो लॉजिकल है, वो तो 1 + 1 2 हुए तो 2 + 1 3 है. बिल्कुल. अगर 2 + 1 3 नहीं हो रहा है तो शायद 1 + 1 भी 2 नहीं था. तो हमारा एक्सियम ही गलत था. What you do in the process is challenge axioms. हम लोग इन द एंड जो साइंस की पूरी प्रोसेस होती है ये समझना कि यूनिवर्स क्या मान के चलता है. इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं दे सकता हूँ. हम लोगों ने बचपन में एक बहुत ही बेसिक इंट्यूशन हम सब में आ जाती है ये, क्योंकि हम लोग देखते हैं लाइफ भी ऐसा, एज यू सी यू लर्न. हम अपने आप से क्वेश्चंस करते हैं. हाँ, नहीं, एज यू सी यू लर्न इन द सेंस कि बचपन में देख रहे हैं सबके लिए टाइम बराबर सेम ही है. अब तुम गाड़ी चला रहे हो जो घड़ी है, घर पे जो घड़ी है सेम. अब एक बार मैच करा लिए, कभी नहीं मैच करानी पड़ती जब, या फिर बैटरी खराब होती है. बैटरी सही है तो कभी नहीं मैच करानी पड़ती. ठीक है, तो वही सीन है. तो लेकिन इसका एक एग्जांपल देता, हम लोगों ने कभी सुना होगा, कभी कहीं टीवी शो में कोई डिस्कवरी, नेट जियो वगैरह कहीं पे कुछ होगा ऐसा, टाइम डायलेशन कुछ होता है, टाइम स्लो हो जाती है, कुछ होता है. ये सुन के कितनी वियर्ड लग रही है कि यार ये क्या हो रहा है. आइंस्टीन ने क्या बात बोल दी भाई, टाइम स्लो हो जा रहा है. द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, उन्होंने टाइम को ही चैलेंज कर दिया. तो फैंटेसी आती ना, फिर टाइम ट्रैवल कर लेते, ये वो अभी तो सब कुछ कर लिए तो अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हैं पास्ट में जाकर. लेकिन ये भी बहुत ही सिंपल चीज थी. हम लोग इस पूरे प्रोसेस में ये भूल गए कि हम लोगों की एक एजम्पशन थी दैट टाइम इज सेम फॉर ऑल, जिसकी वजह से हम लोग बाकी चीजों को करते हैं. एक सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं. पूरे थियोरेटिकल फिजिक्स में यही होता है, थॉट एक्सपेरिमेंट. तो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सपोज मैं ट्रेन में हूँ, तुम प्लेटफॉर्म पे हो, ट्रेन जा रही 100 के स्पीड से, मैंने बॉल फेंका 5 के स्पीड से, 100 मीटर पर सेकंड से ट्रेन जा रही, बॉल फेंका मैंने 5 मीटर पर सेकंड पे. तो मैंने मान लो बॉल को मेजर किया 2 ट्रेन की सीट्स के बीच में, जिनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है या फिर 5 मीटर का डिस्टेंस है. 5 मीटर का डिस्टेंस है, मैंने बॉल यहाँ से फेंका, मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट की, बॉल यहाँ से यहाँ तक गई, 5 मीटर गई, मैंने स्टॉप वॉच लगाया, 1 सेकंड हुआ, तो मैंने बोला कि बॉल का स्पीड मैंने 5 मेजर किया. ठीक है, सेम तुम प्लेटफॉर्म पे मेजर किए हो. तुमने भी क्लॉक स्टार्ट किया जब बॉल पहला सीट क्रॉस की, और जब आखिरी सीट क्रॉस की तुमने भी स्टॉप बटन दबाया. तुम्हारा भी उसमें 1 सेकंड है. ये एक एजम्पशन है, लेकिन अभी तुम्हारे क्लॉक में भी 1 सेकंड है. डिस्टेंस लेकिन
मेरे लिए तो बस एक सीट क्रॉस करके बॉल फेंका गया है ना। हाँ. लेकिन तुम्हारे लिए वो सीट क्रॉस होते होते ट्रेन भी तो आगे बढ़ी है। तो डिस्टेंस क्या होगी तुम्हारे लिए? 105 क्योंकि 1 सेकंड में ट्रेन भी 100 मीटर चल रही है। तो अब बॉल की स्पीड तुम मेजर कर रहे हो 105 डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। मेजर कर रहे हो 105, मैं मेजर कर रहा हूँ 5 और दोनों सेटिस्फाइड है, दोनों खुश है, दोनों एग्री कर रहे हैं कि हाँ कोई बात नहीं क्योंकि ट्रेन ही चल रही है। हाँ। लेकिन फिर अभी मान लो आइंस्टाइन को ये बात पता चली और ऐसा कुछ एक तो स्टेटमेंट मिला आइंस्टाइन को और आइंस्टाइन बोला कि अगर ये यूनिवर्स की सच है तो क्या। और यूनिवर्स की सच ये कहती है कि स्पीड ऑफ लाइट सबके लिए सेम है। आगे बढ़ने से पहले मतलब मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि लाइक आइंस्टीन ने ऐसा क्या सोचा कि यार ये यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। अच्छा, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा आइंस्टाइन से दूर जाते हैं। पहले जानते हैं लाइट क्या होता है। तो जो लोग थोड़ा बहुत फिजिक्स में घुसे, जो लोग बिल्कुल फिजिक्स से वाकिफ नहीं है तो उनको मैं सिंपल ऐसा बोलूँगा कि टर्म सुने होंगे सिंपल, लाइट, फोटोन वगैरह कुछ कुछ। लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बिल्कुल है, मतलब लाइट का कुछ लेना देना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। ओके। तो जो बंदा फिजिक्स वगैरह पढ़ रहा है तो उनको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की सारी डायनामिक्स वगैरह एक्सप्लेन कंबाइन करती है, एक्सप्लेन करती है। तो उस थ्योरी में जो मेन कुछ रूल्स है जिनको बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस। अब यही इक्वेशंस है जिनके बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की ऑलमोस्ट पूरा मतलब पूरा का पूरा डायनामिक्स एक्सप्लेन हो जाता है कि यही हो रहा है। तो उन इक्वेशंस में एक चीज थी कि उन इक्वेशंस में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो, जो लोग 12th में उनको अभी शायद से पढ़ेंगे कभी 1/√of E0 μ0 होगा। E0 होता है कुछ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कुछ होता है जो लोग नहीं जानते, कोई बात नहीं। बस ये होता है कि रेजिस्टेंस होता है मीडियम का। हाँ, मीडियम का रेजिस्टेंस होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कितना पेनिट्रेट करने देगा वगैरह वगैरह। लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी स्पीड ऑफ लाइट इन मैथ्स की इक्वेशंस की वजह से c आती है और इस उसका भी पर्टिकुलर वैल्यू है क्योंकि हमारा परमिएबिलिटी और परमिटिविटी का एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो वहां से स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू 3 लाख एग्जैक्टली 2997 मीटर पर सेकंड आता है। इस वैल्यू को हम लोग c बोलते हैं अभी के लिए, यही है नोटेशन, तो c बोलेंगे। ओके। तो स्पीड ऑफ लाइट c आती है रिगार्डलेस ऑफ तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। मतलब एग्जैक्टली तुम खड़े हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। सो बेसिकली उनकी इक्वेशंस में ऐसा दिख रहा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो, हाँ, एंड स्पीड ऑफ लाइट c आ रही है। एंड ये बेसिकली हमारे आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी का फंडामेंटल अजम्पशन है। हाँ, पोस्टुलेट है कि हर फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी। तो आइंस्टाइन ने देखा कि तो बेसिकली मैक्सवेल से उन्होंने ये लिया। हाँ बिल्कुल, मैक्सवेल से उन्होंने ये लिया कि ये सोचा कि अगर यार मैक्सवेल्स इक्वेशन जो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करती है और लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो अगर मैं इससे ये बात उठाऊं कि स्पीड ऑफ लाइट c है फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, तो क्या होगा। तो फिर आइंस्टाइन ने सेम एक्सपेरिमेंट रन किया। अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग सेम एक्सपेरिमेंट रन करेंगे जो अभी हम लोगों ने किया बॉल के साथ। बॉल की जगह पे अब हम लोग फोटोन फेंक रहे हैं, फिर टॉर्च जला रहे हैं। बात बराबर है, फोटोन फेंकने का मतलब टॉर्च जलाना है। तो फिर वही है, मान लो मेरे पास, मैं बहुत ही सुपर ह्यूमन हूँ और मैं मेजर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने फिर से वही फर्स्ट चेयर को क्रॉस की, स्टॉपवॉच स्टार्ट किया और एंड वाले चेयर को क्रॉस की, स्टॉपवॉच को एंड किया। और फिर मैंने देखा कि ये डिस्टेंस, मान लो मैंने डिस्टेंस मेजर किया x, ओके, और मेरा वैल्यू ले लेते हैं। हाँ, वैल्यू ले लेते हैं। मान लो 5 मीटर मेजर किया, मान लो 1 मीटर मेजर किया। अब 2 अलग अलग चेयर रखो, 1 मीटर वाली, 1 मीटर मेजर किया। मेरी जो स्टॉपवॉच में जो टाइम आई वो है 1/c। ओके। तो मैं 1 डिवाइडेड बाय 1/c करूंगा तो मैं स्पीड ऑफ लाइट c मेजर किया। ठीक, बिल्कुल, दोनों खुश। हाँ। नहीं, दोनों नहीं, अभी मैं खुश हूँ मैंने मेजर किया c। अब तुम्हारी बारी, तुम भी मेजर करोगे। ओके। अब क्या है, फिर से 1 मीटर क्रॉस की है लाइट, लेकिन ट्रेन भी चल रही है, ट्रेन भी आगे बढ़ गई है। तो तुम्हारे लिए जो वैल्यू है वो वैल्यू 1 मीटर नहीं है, डिस्टेंस की वैल्यू 1 मीटर प्लस ट्रेन उतने टाइम, प्लस ट्रेन जितना चली है। तो ये वैल्यू अलग है ना। हम दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस मेजर किया है, बिल्कुल, लेकिन हम दोनों को सेम स्पीड मेजर करनी है। तो न्यूमरेटर अलग है,
स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। न्यूमरेटर अलग है, हाँ, तो डिनोमिनेटर भी अलग होना पड़ेगा ना, ताकि स्पीड सेम है। तो आइंस्टाइन ने बोला कि इसको ही मैं मान के चलूंगा कि इसको सेम रखना है, चाहे उसके लिए मेरे को कोई भी अजम्पशन ब्रेक करनी पड़े। और फिर उस अजम्पशन, कौन सी अजम्पशन ब्रेक हुई? कि हम दोनों का क्लॉक सेम चलता है। तो न्यूमरेटर अलग हो गया, डिनोमिनेटर भी अलग हो जाएगा, सच दैट न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कांस्टेंट है। सो फाइनली मतलब इतना लंबा सच कि टाइम एब्सोल्यूट है, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, वो ब्रेक हो गया मतलब हम लोग की सारी इंट्यूशंस जो बचपन से पर इस चीज में आप ये देख रहे हो कितना फंडामेंटल थिंकिंग था। हाँ, कितना फंडामेंटल था। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, इनफैक्ट इससे पूरा थ्योरी डेवलप हुआ है। इनफैक्ट स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होना, ये मैकेनिज्म भी ऐसी है कि लोअर स्पीड्स पे जो मान लो ट्रेन चल रही थी, 100 में मैं बैठा था ना ट्रेन में, तो मेरा जो क्लॉक है और तुम्हारा जो क्लॉक है, वो जो डिफरेंस है ना, वो इतनी छोटी है कि हम लोग कभी रियल लाइफ में देखते ही नहीं है। 100 मीटर के लिए अगर मैं 99.99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट में जा रहा होता, मतलब 0.9999 c, तब हम दोनों की क्लॉक में इतनी डिफरेंस होती कि हम लोग को दिख जाती, यार इसका 1 सेकंड तो बहुत, मेरे तो 5 सेकंड हो गए, इसका 1 सेकंड नहीं हुआ, ऐसा टाइप का। अभी ना मेरे को एक चीज़ याद आया कि कई सारे, अभी मैंने पिछले भी इस वीडियो बनाया था टाइम डायलेशन पर, तो उसमें क्वेश्चन आ रहा था कि ये जो क्लॉक की बात हो रही है, क्या वो मैकेनिकल क्लॉक है या बायोलॉजिकल क्लॉक है? देखो, क्लॉक, ओके, एनी क्लॉक, क्लॉक की डेफिनेशन कैसे बताएंगे? यहाँ पे क्लॉक डिफाइन करने का सिंपल तरीका है। So basically एज अ नॉर्मल ह्यूमन, एक ऐसा स्टूडेंट, एक 10th क्लास का स्टूडेंट, क्लॉक को वो सिंपल टाइम ही समझता है, राइट? हाँ, एनी रिपीटेटिव प्रोसेस को हम लोग क्लॉक बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। अब बस ये कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल क्लॉक बोलते हैं, इसको बोलते हैं सबसे फंडामेंटल क्लॉक है ये, सबसे इजी टू इमेजिन और सबसे इजी है ये। इसको बोलते हैं फोटोन क्लॉक। इसका मतलब 2 मैंने मिरर रखे ऐसे पैरेलल, और एक फोटोन छोड़ दिया, मतलब लाइट एक बार ऑन करके ऑफ कर दी। अब लाइट, ये दोनों मिरर की डिस्टेंस मान लो 1 मीटर। अब लाइट यहाँ से यहाँ तक बाउंस होगी, बिल्कुल ठीक है। अब मान लो मेरे पास कोई तरीका है, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कितना देर लग रहा है लाइट को बाउंस होने में। लाइट जो बाउंस होगी ये एक फिक्स टाइम पे ना होगी, बिल्कुल। 1 मीटर लाइट की स्पीड c है, 1/c सेकंड्स लगेंगे एक बार से उधर जाने के लिए। एक पूरे रिपीटेशन में 2/c सेकंड लगेंगे, और ये 2/c सेकंड में हर बार रिपीट होगा, तो ये क्लॉक बन गया। तो मैं इसको बोलूंगा कि c नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो जाएंगे तो मेरा 2 सेकंड होगा, ऐसा टाइप का। या फिर c/2 नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो जाएंगे तो 1 सेकंड होगा। तो ये भी क्लॉक है। बायोलॉजिकल क्लॉक्स भी सिंपल है, बस कोई चीज रिपीटेटिव होनी चाहिए। तो ऑल द क्लॉक्स गेट अफेक्टेड। अगर फोटोन क्लॉक भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने पे धीरे धीरे मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने में फोटोन क्लॉक कैसे मूव करेगा वो काफी इजी है देखना। ऐसा है, मान लो मैं ऐसा मूव कर रहा हूँ, तो फोटोन को इधर से इधर जाके इस वाले मिरर पे थोड़ा कम टकराने के लिए ये मिरर भी तो पीछे जा रही है, इसको टाइम तो लगेगा पहुंचने के लिए, लेकिन तब भी वो क्लॉक सी ही मेजर करना चाहिए। ओके, मतलब मैकेनिकल प्रोसेस भी अपने टाइम को उस अकॉर्डिंग चेंज करेंगी जिससे स्पीड ऑफ लाइट सेम रहे। हाँ, राइट। तो स्पीड ऑफ लाइट सेम रहे, दिस शुड बी ट्रू फॉर एवरीथिंग। मैं इंसान हूँ, चाहे मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, चाहे कुछ हो, जो भी मेजर कर रहा हो स्पीड ऑफ लाइट सी मेजर करेगा। ये हमारी यूनिवर्स ने बोल दिया, मान लो ये रूल है। जो नहीं मानेगा इस रूल को, यूनिवर्स उसको एग्जिस्टेंस से मिटा देगा। तो ऐसी चीजों के बारे में हम लोग कभी देखेंगे भी जो ये रूल नहीं मानते। तो तभी हम थ्योरीज में पढ़ते रहते हैं, टैकियंस, हाइपोथेटिकल पार्टिकल, वो एग्जिस्टेंस में मिल भी नहीं रहे। यूनिवर्स ने बोला कि जो ये नहीं मानेगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कॉजलिटी ब्रेक करेगा हम नहीं आने देंगे उसको। ऐसा कुछ सीन है। ओके, तो द एंटायर पर्पस की हम लोगों ने फिजिक्स में ये क्या डिस्कवर किया कि ये एक यूनिवर्स का assumption है। This is what the universe considers to be true, or this is the universal truth कि speed of light is same for all observer। इसके लिए चाहे आपको टाइम बिगाड़नी पड़े, चाहे कुछ बिगाड़नी पड़े, यूनिवर्स को कोई मतलब नहीं है, ये रूल माननी पड़ेगी। ये है मतलब यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का एक्सियम है। हाँ, ये होता है यूनिवर्स का एक्सियम। So entire process of physics is to find यूनिवर्स के एक्सियम्स क्या क्या है। ओके, हम कितना फाइंड कर पाए हैं? हम लोग कुछ तो कर लिए, जैसे मतलब फाइंड कितना कर लिया एक्सियम्स के हिसाब से हम लोगों ने काफी फाइंड कर लिया एक्चुअली। ओके, मतलब एज
बंदर जो 2000 साल पहले कुछ नहीं जानते थे, कुछ 1 लाख साल पहले हम लोग बंदर हुआ करते थे। हाँ। तो उस हिसाब से तो भाई हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ कर लिए, मून मार्स पे पहुंच गए। क्यों बोल रहा हूँ, 1 लाख साल से हम लोग हैं अपनी स्पीसीज, ठीक है। होमोजीनियस शायद से कुछ 1 मिलियन ईयर्स ऐसा कुछ है, मतलब 10 लाख साल कुछ। नंबर्स पे नहीं जाते हैं, नहीं बस एक स्केल। डायनासोर्स कितने साल जिए थे पता है? कुछ 400-500 मिलियन ईयर्स, 20-30 मिलियन ईयर्स तो कुछ पीस तो आराम से। सांप कब से है? सांप की जो स्पीसीज है 400 मिलियन ईयर्स। कहीं पे मैं देखा था, साइंस कोई म्यूजियम वगैरह में कहीं पे घुसा था, पार्क में कुछ तो था, उसमें लिखा था ये सांप की स्पीसीज, पहली सांप की स्पीसीज 400 मिलियन ईयर साल। कब से? वो लोग आज भी रेंग रहे हैं, काट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हाँ। तो उस हिसाब से सर्वाइव कर रहे हैं और हम लोगों ने उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कर लिया है। जैसे आज की डेट पे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हम लोग को यूनिवर्स की, ग्रेविटी कैसे काम करती है पता है, लाइट कैसे काम करती है पता है, जितने भी फोर्सेस से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं वो कैसे काम करती है पता है, रेडियो एक्टिविटी वगैरह, जो मतलब ऐसे फोर्सेस हैं जिनसे हम लोग कभी रियल लाइफ में इंटरेक्ट भी नहीं करते, वो भी हम उनके बारे में भी जानते हैं। हाँ, तो हम लोग कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन हाँ हमेशा कुछ अनएक्सप्लेन्ड क्वेश्चंस रहता है जो फर्दर फिजिक्स को और वो करते हैं। फिर कुछ ऐसी अजम्पशन होगी जो बहुत बेसिक लग रहा होगा, बहुत इंट्यूटिव लग रहा होगा, उसको तोड़नी पड़ेगी, तब जाकर फिर और पता चलेगा कि ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसी चलती है थोड़ी सी साइंस की गाड़ी धीरे धीरे। ओके, सो अभी हम क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारी अभी तक क्या अप्रोचेस रही हैं, अप्रोचेस चेंज होती रही हैं, लाइक क्लासिकल से। हाँ, तो अप्रोचेस जैसे मैंने उस पे बात की थी ना कि 2000 साल पहले कोई बच्चा जा रहा है, पहाड़ क्रॉस कर रहा है, उसकी मम्मी बोली बेटा देख के चलना वगैरह वगैरह। तो उनको फॉलिंग का कॉन्सेप्ट था। उनको ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, फॉलिंग का कॉन्सेप्ट था ना। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी एक्सप्लेन्स द फेनोमेना ऑफ फॉलिंग। तो फिर ऐसा हुआ ना, फिर लेकिन न्यूटन भी उतना करेक्ट नहीं था, बिकॉज फिर न्यूटन की लॉ से हम लोग को सब कुछ पता चल गया ग्रेविटी के बारे में। फिर किसी बंदे ने टेलीस्कोप से देखा कि भाई मर्क्यूरी की प्रेसिशन है, वो एक्सप्लेन करो, नहीं कर, न्यूटन नहीं कर पाया एक्सप्लेन। क्यों कर रहा है भाई, क्या फोर्सेस हैं? हाँ, तो फिर न्यूटन का कुछ और हो रहा है, नहीं पता, कुछ गड़बड़। फिर आइंस्टाइन, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसलिए हो रही मर्क्यूरी की प्रेसिशन। और फिर आइंस्टाइन की इक्वेशंस को अगर तो मतलब एक बार बता देते हैं कि मर्क्यूरी प्रेसिशन होता क्या है। हाँ, तो बेसिकली ये सन है और मान लो प्लैनेट ऐसे घूम रहे हैं, तो ये तो न्यूटन से सिंपली एक्सप्लेन हो जाती है कि ये तो घूम रहे हैं। इट सो हैपेंस कि ये जो घूमते हैं ना, ये एलिप्स में घूमते हैं, ये एलिप्स इटसेल्फ ही घूमता है। मान लो इस डायरेक्शन में छोटा सबसे डिस्टेंस है, सन के पास है, और इधर सबसे लंबा है। 5 बार घूमने के बाद ऐसा हो गया होगा, इधर सबसे लंबा है और इधर सबसे छोटा है। तो इसका मतलब कि ये ऑर्बिट भी थोड़ी थोड़ी घूम रही है, मतलब ऑर्बिट भी, मरकरी अपने ऑर्बिट को चेंज कर रहा है। हाँ, ऑर्बिट भी अपनी ऑर्बिट भी थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो रही। ओके, सो ये होता है प्रेसिशन। सो ये न्यूटन इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड इसके बाद शायद एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट का भी कंसेप्ट था इस पर। हाँ, वल्कन करके है ना। हाँ, एक कॉन्सेप्ट था कि एक और प्लैनेट अगर सन के पास होगी तो वो एक्सप्लेन कर सकती है वो ओपनिंग वगैरह को, वो खींचती होगी मर्क्यूरी को वगैरह। लेकिन वैसा नहीं था। आइंस्टाइन आके पूरा क्लियरली बता दिए कि ऐसा ही होना चाहिए, और फिर हेंस आइंस्टाइन्स थ्योरी इज मोर। तो ओके, फिर इसमें फिलॉसफी ऑफ साइंस में क्या डिफरेंस हुआ? न्यूटन और आइंस्टाइन में कोई डिफरेंस नहीं था। डिफरेंस था वो बच्चे की माँ का बोलना और न्यूटन के बीच में। बच्चे की माँ ने जो बोला वो था, डेटा को देखा, पत्थर गिरते हैं, पंछी गिरते हैं जब उड़ नहीं पाते, चीजें गिरती हैं, पानी गिरता है, एप्पल गिरता है, बहुत चीजें गिरती है। हाँ। तो हेंस अगर पहाड़ से गलत स्टेप ले लिए तो आप भी गिर ही जाओगे। हाँ। ठीक है, ये थी डेटा। यूनिवर्स को देखने के 3 तरीके होते हैं। ओके। तीसरा वाला बहुत रिसेंटली पता चला है। ओके। काफी न्यू है। जो पहला तरीका वो डेटा, वो सबसे यूजलेस तरीका है। हम लोग को पता चला गिरती है, बस इतना ही पता चलेगा कि गिरती है, कुछ कर नहीं पाएंगे। मतलब सबसे, अगर आप यूजलेस बोल रहे हैं तो इससे कितना सारा डिस्कवरी हुआ है, लाइक सारा डिस्कवरी हम डेटा, मतलब जो मेजर डिस्कवरीज हुए हैं वो डेटा के साथ बोल सकते हो। मतलब वैसे ठीक है, हम एडवांस भी कर रहे हैं, वैसे में यूजलेस नहीं है डेटा, मतलब फैक्ट है, बट यूजलेस इन द सेंस कि द अल्टीमेट गोल इज टू सी द डेटा
स्टडी इट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ओके, बिल्कुल। तो डेटा आप देख के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर। हाँ, ठीक है, तो प्रेडिक्ट करने का क्या तरीका होता है? प्रेडिक्ट करने का तरीका होता है इस डेटा को समझ के हम लोग एक मॉडल बनाए। ओके, जैसे न्यूटन ने मॉडल बनाया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, पहले इनर्शिया डिफाइन की, फिर फोर्स डिफाइन किया, फिर थर्ड लॉ मिला। तो इससे क्या होगी, ये एक प्रॉपर प्रोसीडियर बन गया, इस प्रोसीडियर के हिसाब से चीजें मूव करेंगी, ऐसा न्यूटन ने कहा। ये जो प्रोसीडियर हो गया ना, जनरल स्टम में जो अभी बैचलर्स वगैरह फिजिक्स वगैरह कर रहे हैं उनको थोड़ी सी कहीं पे टर्म सुना होगा, या फिर जिन्होंने कभी क्वांटम मैकेनिक्स की कभी देखा होगा श्रोडिंगर्स इक्वेशन H psi = H, वो H क्या है? इट्स कॉल्ड हैमिल्टोनियन। कुछ है, हैमिल्टन बोल के एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उन्होंने ये नाम उनके ऊपर नाम पड़ा है, हैमिल्टोनियन। द एंटायर गोल ऑफ क्रिएटिंग ए मॉडल फॉर सम फेनोमेना इज टू फाइंड इस डेटा का हैमिल्टोनियन क्या है। हैमिल्टोनियन कहने का मतलब क्या होता है कि एनर्जी टोटल। वो तो हैमिल्टोनियन की मीनिंग है कि टोटल एनर्जी है, लेकिन हैमिल्टोनियन कहने का मतलब है कि हम लोग को ये अंडरस्टैंडिंग है हाउ सर्टेन पैरामीटर्स ऑफ दिस थ्योरी इवॉल्व इन टाइम। ओके, पैरामीटर्स पोजीशन भी हो सकती, बॉल आपने फेंका तो बॉल किस टाइम पे किधर होगा, ये हैमिल्टोनियन आपको बता सकती बॉल फेंकने से पहले। न्यूटन्स की वो इक्वेशन से, जैसे वो अगर आपने कुछ भी एक्सपेरिमेंट, तो हैमिल्टोनियन का काम ही होता है कि मॉडल से प्रेडिक्शन करना। तो बेसिकली वो आपको हाउ देता है, वो आपको हाउ देता है। क्वेश्चन हमको व्हाई एंड द हैमिल्टोनियन इज हाउ, हैमिल्टोनियन इज द हाउ। तो आपको टाइम डायनामिक्स बता रहा है आपको पूरा कि चीजें टाइम के साथ कैसे इवॉल्व होंगी, क्योंकि इन द एंड गोल है कि टाइम के हिसाब से आगे क्या हो रहा है प्रेडिक्ट करना। अगर मैं बॉल छोड़ू तो गिरेगा, पक्का गिरेगा, बताओ तो देखी तो वो हैमिल्टोनियन का काम होता है कि वो प्रेडिक्ट करे, मतलब इवोल्यूशन शो करे ऑफ द सिस्टम। एक और तरीका एंड लाइक ये पूरा जो हैमिल्टोनियन पूरा क्वांटम मैकेनिक्स इस पे गवर्न होता है। मतलब हैमिल्टोनियन बोल सकते हो आज तक की जितनी भी साइंस हम लोगों ने की है, मतलब आज नहीं 5 साल थोड़ा पीछे लेके चलते हैं, रिसेंटली कुछ नया मिला है। मोस्ट साइंस लाइक 99% जितने भी अपने साइंस किए सब हैमिल्टोनियन अप्रोच है। हम लोग कुछ देखते हैं फेनोमेना और उसके लिए मॉडल बनाते हैं और उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। There is actually a third way of understanding, explaining and predicting the universe, या फिर predicting data जो यूनिवर्स से मिलती है, वो रिसेंटली पता चली है और उसकी उतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है हम लोग को कि हाउ दिस प्रोसीडियर इटसेल्फ वर्क्स। हैमिल्टोनियन तो काफ़ी अच्छे से हैमिल्टन की इक्वेशंस होते हैं, वंस यू राइट द हैमिल्टोनियन फॉर अ थ्योरी बहुत सिंपल हो जाती चीज़ें, फिर एस्टैब्लिश्ड चीज़ें कि यही करोगे, इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसा कुछ ऑपरेशन करना, तुमको हमेशा आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल, ये है। इसको जिस चीज़ का नाम हम लोग हर जगह सुनते हैं आजकल, तो बहुत ही फेमस है, इसका नाम है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क इज अ वे ऑफ स्टडिंग डेटा, अंडरस्टैंडिंग इट। अंडरस्टैंडिंग मीन्स गेटिंग इन्फ्रेंसेस एंड प्रेडिक्टिंग न्यू डेटा का, या फिर प्रेडिक्टिंग डेटा कि अगला डेटा क्या होगा। हैमिल्टोनियन का एग्जांपल देता, कुछ चीज़ों का हैमिल्टोनियन ईजी होता है, बॉल फेंकने का हैमिल्टोनियन ईजी है। हाँ। इमोशंस का हैमिल्टोनियन ईजी नहीं है। हाँ। मेरा फेस देखो, अब बताओ मैं गुस्से में हूँ, खुश हूँ, दुखी हूँ, क्या है हैमिल्टोनियन? क्या है इसका हैमिल्टोनियन क्या? थ्योरी लिखो ना। हाँ। इतने चौड़े होंगे, वो गाल ये होगी, तो सबके लिए, हर इंसान के लिए अलग अलग लिखनी पड़ेगी। लेकिन जब कोई इंसान मुझे देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुम देख रहे हो, पता चल रहा है ना कि मैं खुश हूँ, हंस रहा हूँ, दुखी हूँ, क्या है, दिख रहा है ना। सेम चीज अब बोलोगे कि ये तो फील की बात है, नहीं फील की बात नहीं। अभी कैमरा निकालो अपना, खुद को ऐसा देखो, कैमरा भी आपका बता देगा पर्सन, एज एस्टिमेट करके और मूड। हाँ, मतलब सिंपल से एक पाइथन स्क्रिप्ट से लिख सकते हो आप ये पूरा कोड। तो फिर वो क्या मेजर कर रहे हो? ऐसे डिस्टेंस वगैरह मेजर करके हैमिल्टोनियन अप्रोच नहीं है। उसको ऐसा हजारों फेस दिखाए डेटा को, और बोले ये सारे खुश थे, फिर और हजारों दिखाए ये सारे दुखी थे, फिर उसको कहीं ना कहीं समझ आ गया दुखी और खुश। अब अगर कोई चेहरा देखूंगा तो बता पाऊंगा कि खुश है या दुखी है। लेकिन न्यूरल नेटवर्क की प्रॉब्लम क्या है, हम लोग को एक है थोड़ा ना निश टॉपिक है, लेकिन न्यूरल नेटवर्क एक ब्लैक बॉक्स से बहुत जगह सुने होंगे। बेसिकली पॉइंट की ये जो कैसे सीखता है, ये एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग हम लोग को है नहीं। ये थोड़ी सी सीन है न्यूरल नेटवर्क के, लेकिन हम लोग को लाइक नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में मोस्ट लाइकली जितनी एडवांसमेंट एआई में हो रही है, हम लोग को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग, हम लोग का ब्रेन भी न्यूरल नेटवर्क है। बिल्कुल।
हम लोग के ब्रेन में ऐसा कोई न्यूरॉन्स, नाम ही वहीं से आया ना, नाम ही तो वहीं से आया ना, न्यूरॉन्स है तो न्यूरल नेटवर्क है। एआई भी उसी हिसाब से स्टडी करती है। तो हम लोग जैसे इंसान दूसरे इंसान को देख के बोल देगा मूड खराब है, अच्छा है, बुरा है, फीलिंग आ जाती ना। आप कहीं दूसरी जगह पे गए हो, कोई कैब ड्राइवर से कहीं पे कुछ बात हुआ, आपको लगा नहीं यार ये बंदा सही नहीं लग रहा, एक्सप्लेन कर पाओगे? हमेशा नहीं कर पाओगे ना। फील की बात है। फील क्या है? आप इतने सालों से जो इतने लोगों को देखे हो, आपके दिमाग में ट्रेनिंग हो गई है, वो एक इंट्यूशन है, वो एक न्यूरल नेटवर्क की वाली चीज है। कैसे न्यूरॉन, हमारा ब्रेन ट्रेन हुआ है असल में, हमारा न्यूरॉन ट्रेन हुए हैं। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा सीन है। इट्स लाइक एक्सप्लेनिंग इंट्यूशन, समथिंग अलोंग दैट लाइंस। तो उस हिसाब से ये तीसरा मेथड है जिससे साइंस मतलब यूनिवर्स को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, मतलब अंडरस्टैंड किया जा सकता है। प्रेडिक्शन को हम लोग अंडरस्टैंडिंग से लिंक करते हैं इन दिस फिलोसॉफिकल टर्म, क्योंकि यू कैन प्रेडिक्ट ओनली इफ यू अंडरस्टैंड। वैसे बिना अंडरस्टैंडिंग के भी प्रेडिक्शंस होते हैं, एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजी। लेकिन फिर एज लॉन्ग एज यू डोंट नो द प्रोसीडियर, वो प्रेडिक्शन को साइंटिफिक नहीं बोला जाएगा, इट्स जस्ट प्रेडिक्शन। वो तुक्का भी हो सकता है, तुक्के भी तो चीजें होती है ना। तो अब इनफ बार तुक्का लग गया हो तो फिर वो एक्सप्लेनेशन डिमांड करती है, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा हो कि आई थिंक एस्ट्रोलॉजी में इनफ बार तुक्का लग गया है, नहीं तो फिर हजारों सालों से लोग क्यों बिलीव करते। तो दे हैव फाउंड सम कोरिलेशंस। अब पॉइंट ये कि नोबडी एक्सप्लेन्स, इट इज नॉट साइंटिफिक। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट साइंटिफिक इन द सेंस दैट नोबडी एक्सप्लेन्स। अब कोई कर रहा होगा तो नहीं पता, मुझे जहाँ जितना नॉलेज है उस हिसाब से बता रहा कि आपकी राशि जेमिनी होगी या सजिटेरियस होगी या पाइसेस होगी, उससे आपका क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ऐसी मैकेनिज्म एग्जैक्टली नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, बट दे हैव सम कोरिलेशंस, दे हैव देयर ओन उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थिंग्स, जिसके बेसिस पे वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो बेसिकली ये भी तो डेटा को देख के ही हो रहा होगा ना कि लाइक इतने सारे लोग सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनमें ये कैरेक्टर्स कॉमन है। सो मे बी बट इट इज नॉट क्वांटिटेटिव इनफ। ओके, क्वांटिटेटिव इनफ मतलब वो ऐसा बोलेंगे कि दे टॉक अबाउट आपका टाइम चल रहा है सही, लक चल रहा है सही। हाउ डू यू क्वांटिफाई लक? लक कैसे क्वांटिफाई करोगे? समझ रहे हो कैसा चीज है, वैसा वाला चीज है। एस्ट्रोलॉजी में वही तो बोलते हैं आपका समय बढ़िया चल रहा है, अभी बहुत धन की वो होगी, वो होगा। हाउ डू यू क्वांटिफाई लक? हाउ डू यू क्वांटिफाई रैंडम सोसाइटल चीजें? भाई बहुत वेरिएबल्स होती हैं। किससे शादी होगी, कितने सारे लोग हैं आज के 800 करोड़ लोग हैं यार। समझ रहे हो, ऐसी सी चीज है। आपका टाइम खराब चल रहा है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, थोड़ा देख के चलना यार। एक्सीडेंट कितने का रोड में हर एक पॉइंट पे एक्सीडेंट हो सकती है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स पे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कुछ पे कम है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट एंगल से। भेड़ आ गया, एक्सीडेंट हो गई, भीड़ इस एंगल से आ गया, उस एंगल से आ गया, इस एंगल से आ गया, ऐसे कूद के आया। कैसे क्वांटिफाई नहीं किया कर सकते ना। बट दिस इज वेयर द मतलब क्वांटिफिकेशन वाली चीज प्रॉब्लमेटिक आ जाती है। तो इफ थिंग्स आर नॉट क्वांटिफाइबल इनफ, देन यू कैन नॉट मेजर कि ये चीज रिपीटेबिलिटी में कितनी बार सही साबित होती है। तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि एस्ट्रोलॉजी में कि आपका टाइम खराब चल रहा है क्योंकि ऐसा 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 सीन है, गिवन ऐसा 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 सीन है, सेम सीन को कितने लोगों का मैं टाइम खराब है बोल सकता हूँ, और उनमें से कितनों का टाइम सही में खराब होते हुए निकलता है। तो वो टाइम खराब होना क्या है वो डिफाइन करो फिर। किस पॉइंट पे 100 रुपए गिर गए जेब से ये टाइम खराब होना है, कि 1000 रुपए गिर गए जेब से ये टाइम खराब होना है। 100 रुपए गिर गए लापरवाही भी हो सकती, लेकिन लाख रुपए गिर गए लापरवाही नहीं हो सकती ना। तो ऐसा थोड़ा सा सीन है। तो फिर जब तक आप क्वांटिफाइबल इनफ नहीं डिक्लेयर कर रहे हो, then there is also problem of how reliable the theory is, how reliable this predictive mechanism is. If that reliability is not measured, then we cannot call it scientific. फिर साइंस में भी कुछ रूल्स है, रिलायबिलिटी मेजर कर रहे हैं। मान लो मैंने एक थ्योरी दिया जो अगर 100 बार रिपीट करोगे तो 95 टाइम सही होती है। ओके, देन यू विल आस्क कि यार इसकी बातों में कुछ है, करके देखते हैं।
सो साइंस में इसको बोलते हैं कि कुछ मैट्रिक्स होते हैं 3 सिग्मा 5 सिग्मा 7 सिग्मा से कुछ बोलते हैं। 3 सिग्मा का मतलब होता है 95% एक्यूरेट ऐसा कुछ। 5 सिग्मा नहीं 3 सिग्मा होता है 99.5 ऐसा कुछ होता है। 5 सिग्मा होता है 99.999 ऐसा कुछ। 7 सिग्मा होता है 99.99999% एक्यूरेट। मतलब अगर 1 लाख बार ट्राई करें एक बार एरर आ जाएगी। वो एरर इंस्ट्रूमेंट की हो सकती है, कुछ की भी हो सकती है। मतलब आप इन द एंड मेजर कर रहे हो ना, पोजीशन मेजर कर रहे हो 2 मीटर में 2.001, अब इंस्ट्रूमेंट की भी वो एरर वगैरह होती है ना। तो अगर आप सब कुछ अच्छे से बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेके कर रहे हो, देन यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट मोर प्रिसाइज डेविएशंस फ्रॉम योर प्रेडिक्शंस। ये थ्योरी में भी एग्जैक्ट नंबर्स आ रहा है। फिर अगर आपकी थ्योरी और एक्चुअल डेटा के बीच में 1000 मतलब डेसिमल के 10 डिजिट 12 डिजिट मतलब कि 99.9999% एक्यूरेट है थ्योरी, तो फिर वो वैसा हो जाता है कि इसको तो भाई लॉ बना दो। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को लॉ इसलिए बोलते कि वो इस बेंचमार्क को क्रॉस कर गया है। इट इज लाइक 99.999% एक्यूरेट ऐसा कुछ है। देन इट बिकम्स लॉ। पहले होती है जब 3 सिग्मा क्रॉस करता है, इट इज अ वैलिड हाइपोथेसिस। 5 सिग्मा पे इट इज अ थ्योरी, 7 सिग्मा पे इट बिकम्स अ लॉ, ऐसा कुछ है। फिर टर्मिनोलॉजी होती है, जितनी ज्यादा एक्यूरेट आपकी थ्योरी उतना ज्यादा वैलिडेशन। जैसे हम लोग के पास आज के डेट पे सबसे दो एक्यूरेट थ्योरी है, क्वांटम फील्ड थ्योरी और फिर जनरल रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दिया ग्रेविटी के एक्सप्लेन करने पे, वो हम लोगों के इंस्ट्रूमेंट से जो टेलीस्कोप वगैरह हैं, तो उनसे हम लोग मान लो मर्क्यूरी का प्रेसिजन या वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं। जहां तक मुझे पता है वो डेसिमल के 20 डिजिट तक वेरी मतलब एक्यूरेट है। उसके आगे शायद अपनी इंस्ट्रूमेंट भी भाई 20 डिजिट के आगे बनाना इंस्ट्रूमेंट भी अपने आप भाई मर्क्यूरी कहाँ है? डेसिमल के 20 डिजिट मीटर में तुम कर रहे हो, 1-1 सेंटीमीटर, काफी वो होता है। सिमिलरली QFT जो है क्वांटम फील्ड थ्योरी, वो सारे बाकी जितने भी अपने पार्टिकल्स सुने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह सब कुछ, वो सारे बाकी क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह जो भी सुना सब कुछ QFT से ही एक्सप्लेन होती है। QFT इज दी मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी जो हम लोगों ने बनाया टू एक्सप्लेन ऑल अदर फंडामेंटल फोर्सेस एंड पार्टिकल्स एक्सेप्ट ग्रेविटी। वो कुछ जहां तक मुझे पता है वो कुछ डेसिमल के 36 डिजिट तक वेरीफाइड है। मतलब वो कुछ ज्यादा ही वेरीफाइड है। 36 मजाक नहीं है, 36 डिजिट। अब ये हो सकता है कि कल को हमारे पास बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाए, 50 सालों में बहुत ज्यादा साइंस तरक्की कर जाए, हम लोग डेसिमल के 50 डिजिट पे जाके देखें कि कुछ गड़बड़े मैच नहीं कर रहा, और हम लोग श्योर है कि डेसिमल के 50 डिजिट पे ये जो कुछ मैच नहीं कर रहा, ये काफी हम लोगों ने देख लिया कि पक्का मैच नहीं कर रहा, थ्योरी में कुछ गड़बड़ है। तो हम लोग को और बेटर थ्योरी बनानी पड़ेगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसी होती है मतलब साइंस, मोर प्रिसाइज थ्योरी बनती है। जब आइंस्टाइन की थ्योरी आई, वैसे न्यूटन का आउटराइट नहीं बोलते नहीं तुम गलत हो, आजकल तो इतने दिन से सबको गुमराह करके रखा था, ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरी नॉर्मल ग्रेविटी वाले मतलब कम मास मतलब अर्थ की मास को कम माना जाएगा, ठीक है, आइंस्टाइन के हिसाब से कम मास में या फिर छोटे वाले स्केल में, इसको बोलते हैं लो एनर्जी लिमिट स्केल या फिर वीक ग्रेविटी लिमिट स्केल। जो भी वीक लिमिट्स में ये न्यूटन के ग्रेविटी के इक्वेशंस को फॉलो करती है। बिल्कुल, ये इक्वेशंस रिड्यूस हो जाते हैं न्यूटन की इक्वेशन को, तो उस हिसाब से वीक लिमिट बोलते हैं। जनरल रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन का ग्रेविटी वाला थ्योरी, उसका वीक लिमिट है न्यूटन्स ग्रेविटी। ओके, हाँ, मतलब वही आइंस्टाइन का ग्रेविटी जो है लोअर लिमिट पे न्यूटन ग्रेविटी कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पे हम वही रूल अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो अगर मान लो भी जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी हम लोग को के लिमिटेशंस है, वीक फील्ड लिमिट जो उसका एक लिमिटेशन है, हम लोग को ब्लैक होल के अंदर नहीं पता क्या होता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ब्लैक होल्स प्रेडिक्ट करती, ब्लैक होल्स हम लोगों ने देख भी लिया, अब उसके अंदर क्या होता नहीं पता, ब्लैक बॉक्स है। हाँ, नहीं पता, अब कोई जाके देख भी तो नहीं सकता ना। हाँ। पास थोड़ी है, बगल में थोड़ी है, और ऐसा बढ़िया चीज थोड़ी ना है कि यहाँ एक लैब में डाला ब्लैक होल को और वो कर दिया, ऐसा भी तो नहीं है ना, एक्सेस भी कम है। तो अब ऐसा है कि हो सकता है देयर इज ए इवन मोर फंडामेंटल थ्योरी जिसकी वीक लिमिट में आइंस्टाइन आए और उसकी वीक लिमिट में ऐसा न्यूटन आए, ऐसा होता है। तो बेसिकली यू मेक ए बिगर थ्योरी
जिसका ये जो प्रीवियस थ्योरी एक सबसेट है या फिर एक स्पेशल केस है। वही तो हम ढूंढ रहे हैं, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। वही तो हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब ये भी एक assumption है कि हम लोग को लगता है कि द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग एग्जिस्ट। अब सब चीज़ एक थ्योरी में बन सकती, पता नहीं यार, इस पे फिलोसॉफिकल फिर चल जाएगी चीज़ें। तो वो भी वही है, फिलोसॉफिकल चीज़ है। अब हम लोग ये तो जरूर मानते हैं कि हम लोग पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर देंगे, आज नहीं तो कल तो कर ही देंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। और नहीं भी कर पाएंगे तो हम लोग की वो आई थिंक इवोल्यूशनरी है, हम लोग है तो इन दैट बंदर ही। तो वो बंदरों को जो होती है ना कि क्या चल रहा है ये जानने का, वो है। तो जब तक हम लोग ये आंसर से सेटिस्फाई नहीं होते कि क्या चल रहा है बताओ फाइनली क्या, इन द एंड कुछ अभी भी क्वेश्चन है जो नहीं आंसर्ड है, जैसे रिलीजन वगैरह से आंसर होते थोड़े से, जैसे हम लोग कहाँ से आए, क्यों सीन है, हम लोग क्यों जिंदा है, जिंदा होना कोई फैक्ट ही क्यों है, व्हाई इज देयर एनीथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस वगैरह फिर क्या है, मतलब ये सब चीजें जो अभी तक साइंस में एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल फिर इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी। वी डोंट हैव इनफ डेटा, वी डोंट हैव इनफ डेफिनेशंस, व्हाट मेक्स थिंग्स कॉन्शियसनेस, जैसे कॉन्शियसनेस क्या होती है, अब डिफाइन करनी पड़ती है ना, क्या होते हैं, क्या होती है फ्री विल, क्या होती है। जब तक तुम मैथमेटिकली डिफाइन नहीं करोगे, उसको क्वांटिफाई नहीं करोगे चीज़ों को, तब तक मेजरमेंट्स की बातें नहीं कर सकते। जब तक मेजरमेंट्स की बातें नहीं कर सकते तब तक मॉडल की कितनी वैलिड है ये मॉडल, वो नहीं मेजर कर सकते। कितने में भी तो आ जाती है ना क्वांटिफिकेशन कि ये मॉडल कितना वेरीफाइड है, कितना ज़्यादा सही है, ऐसा वाला सीन है। ओके, तो आई थिंक एंड करते हैं इसको यहाँ पर। मे बी रिंकेश के साथ हम आगे भी कुछ एपिसोड्स करने वाले हैं, मेनली ब्लैक होल्स के ऊपर एक काफ़ी अच्छा डिस्कशन होगा हमारा, और क्वांटम ग्रेविटी पे तो ऑब्वियसली होगा ही। तो यार रिंकेश से मिलते रहेंगे। तो आप गाइस बताइए कि ये इस टाइप का वीडियो आपको पसंद आया या नहीं, तो हम आगे भी इसके एपिसोड्स को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड थैंक यू रिंकेश, सी यू अगेन, थैंक यू इट वाज अ नाइस डिस्कशन, बढ़िया लगा मेरे को भी आके। ओके गाइस, बाय। ओके।